आज सेना के वाहन पर आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ तो मुझे वहाँ से दो लाइनें याद आती हैं और वहीं से हम इस क्लास को शुरू करेंगे कि सुख भरपूर गया। जो वो सैनिक शहीद हुए हैं उन सैनिकों की श्रद्धांजलि के लिए ये लाइन है कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की रोटियां चली गईं। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता नहीं, जिस्म की बोटी बोटियां चली गईं। आपके लिए तो एक सैनिक मरा है साहब, मेरे तो घर की रोटियां चली गईं, मेरे तो घर की रोटियां चली गईं। मैं धनंजय प्रताप सिंह उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। और मेरा जैसा ये सेशन शुरू हो रहा है उस सेशन में हम एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है संविधान सभा। तो इस टॉपिक को आगे लेकर के चलेंगे और संविधान सभा के बारे में समझेंगे। संविधान सभा दरअसल जुड़ा होगा भारतीय संविधान के निर्माण से। तो जो प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है भारतीय संविधान का निर्माण। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होगा, भारतीय संविधान में जो निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी उसका पहला टॉपिक होगा संविधान की मांग। सबसे पहले जो हमारा संविधान है, हम औपनिवेशिक शासन में थे और औपनिवेशिक शासन के समय हमने मांग की थी संविधान की, तो वो टॉपिक हमारा हो जाएगा डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की मांग। ये हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा। दूसरा जो शब्द जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया उसका नाम है संविधान सभा। तो दूसरा जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा संविधान सभा की मांग, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की मांग, सभा की मांग, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद में तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा। और ये संविधान सभा वही है जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है भारतीय संविधान का निर्माण। और इस भारतीय संविधान के निर्माण को एक प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से हमने अपने संविधान की मांग की, आगे चल करके उस संस्था की मांग की जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, और आगे चल करके जो हमारे पास में एक परिणाम निकल करके आया था भारतीय संविधान, और जो बन करके 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। कुछ सेगमेंट को हमने 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया था, लेकिन पूरे संविधान को जो लागू किया था वो लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। तो हम यहाँ से कहानी शुरू करते हैं और सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की मांग। तो सबसे पहला टॉपिक है संविधान की मांग, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दरअसल सबसे पहली मांग, यानी कि भारतीय संविधान की सबसे पहली मांग 1895 में पहली मांग की थी। उनका नाम था बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार भारतीय संविधान की मांग की थी। और ये जो भारतीय संविधान की मांग थी, एक विधेयक लेकर के आए थे जिसका नाम था स्वराज विधेयक। और स्वराज विधेयक में इस बात को रखा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए, यानी कि भारतीय संविधान भारतीयों का होना चाहिए, जिसके अनुसार भारत की शासन व्यवस्था चलनी चाहिए। बाल गंगाधर तिलक आगे चल करके भारतीय राजनीति में सबसे बड़े पुरोधा रहे, भारत में एक बहुत बड़े विचारक रहे जिनका प्रभाव आज भी है। दुनिया उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जानती है, हम सारे लोग बड़ा सम्मान करते हैं। उनका नाम है गांधी जी। गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि जो कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली थी, गांधी के आने के बाद में 1920 के आसपास में वो राष्ट्रीय पार्टी बनी जिसका प्रभुत्व तो आज तक दिखाई देता है। तो उसमें गांधी जी जब आए तो उन्होंने 1922 में 1922 में, और इन्होंने मांग की थी भाई स्वराज की, स्वराज की मांग की। और स्वराज इन्होंने दरअसल क्या था कि संविधान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। तो गांधी जी ने 1922 में संविधान की मांग की, लेकिन संविधान की जगह पर एक शब्द का इस्तेमाल किया था जिसका नाम है स्वराज। तो याद रखना है कि गांधी जी ने 1922 में स्वराज की मांग की थी, सेल्फ गवर्नमेंट इसको बोला जाता है ये चीज। इसके बाद में 1923 में, यानी कि तीसरी मांग आपको याद रखना है, 1923 में तेज बहादुर सप्रू समिति ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया विधेयक प्रस्तुत किया। और इसमें पहली बार संविधान के प्रावधान रखने की कोशिश की गई। 1925 में
यानी कि 1923 में तेज बहादुर सप्रू समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया विधेयक प्रस्तुत किया और इसी के आधार पर 1925 में 1925 में एक सम्मेलन बुलाया गया था। उसका नाम था सर्वदलीय सम्मेलन, जो दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। तो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया विधेयक पर और इसकी अध्यक्षता करने वाले थे गांधी जी। तो सर्वदलीय सम्मेलन जो दिल्ली में आयोजित किया गया था, यह भी भारतीय संविधान से क्या हो जाएगा भाई, संबंधित हो जाएगा। आगे चल करके 1924 में 1924 में संविधान की मांग, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो संविधान की मांग है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग प्रस्तुत की। और किस तरीके का संविधान बनेगा, आखिर अंग्रेज हमसे कहने लगे कि भाई आप संविधान की मांग करते हो, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो कैसा संविधान बनाओगे। तो इसमें CR दास, सुभाष चंद्र बोस और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। और इनकी अध्यक्षता में 1928 में भारतीय संविधान का पहला प्रारूप प्रस्तुत किया गया, जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी भाई 1928 में, 1928 में। और याद रखना है, यह भारतीय संविधान का पहला प्रारूप है जो लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया था। दरअसल इसका बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह पहली रिपोर्ट होगी जिसमें न सिर्फ संविधान के बारे में बल्कि संविधान के साथ में कहा जाएगा कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार भी देने चाहिए। इसमें 19 मौलिक अधिकार रखे गए थे। और जब भारतीय संविधान का निर्माण होगा तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय पर जो नेहरू रिपोर्ट है, यहां से 10 मौलिक अधिकार सीधे उठाए जाएंगे और उनको भारतीय संविधान में जगह प्रदान की जाएगी। तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्तुत की गई थी, जो संविधान का पहला प्रारूप था जो हमने अंग्रेजों के सामने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। आगे चल करके अगर आप देखोगे संविधान की मांग को लेकर के, तो 1934 में 1934 में तय हुआ कि कांग्रेस भी संविधान की मांग करेगी। यानी कि कांग्रेस ने तय किया कि भाई हमको भी संविधान की मांग करनी चाहिए। तो 1934 से कांग्रेस ने प्रयास किया कि भैया हमको भी संविधान की मांग करनी चाहिए। 1935 में 1935 में संविधान की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने तैयार किया कि भैया क्या संविधान में हम मांग करेंगे। इसको 1935 में तैयार किया गया। और आगे चल करके जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस ने पहली बार प्रस्ताव कब पारित किया कि हमारा संविधान अंग्रेजों को दे देना चाहिए। तो वो पारित हुआ था 1936 में, यानी कि 1936 में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया। यानी कि तय किया कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके कि उनको संविधान की मांग करनी है। यानी कि ऑफिशियल रूप से 1936 में कांग्रेस की मांग सामने आई थी। अब ये जो डिमांड है, कांग्रेस की डिमांड है, ये अंग्रेजों के सामने कब आई थी। तो आपको ये बात याद रखना है कि इसी कांग्रेस की डिमांड को 1938 में 1938 में कांग्रेस की संविधान की मांग को पंडित नेहरू ने, चाचा नेहरू ने संविधान की मांग को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। यानी कि मोटे तौर पर अगर कभी सवाल बने कि पहली बार कांग्रेस ने कब तय किया कि भारतीय संविधान की मांग अंग्रेजों से करनी चाहिए, 1935 में। अगर पूछे प्रस्ताव कब पारित किया, तो उन्होंने पारित किया था 1936 में, 1934 में तय किया, 1935 में प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव तैयार किया और 1936 में इस प्रस्ताव को पारित किया। और 1938 में इस डिमांड को अंग्रेजों के सामने लेकर के गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक सवाल पूछा जाता है कि जब 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान की मांग को अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया, तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था। यानी कि संविधान की मांग करते हुए नेहरू ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और प्रस्ताव में कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण वो लोग करेंगे जो वयस्क मताधिकार से चुन करके आएंगे। ये कथन आपको याद रखना है, पंडित नेहरू का कथन है कि संविधान बनाने वाले लोग, ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, संविधान बनाने वाले लोग वयस्क मताधिकार से चुने जाएंगे, वयस्क मताधिकार से चुने जाएंगे। ऐसा प्रस्ताव देते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था।
वयस्क मताधिकार का मतलब था, दरअसल पहले जो मतदान की उम्र हुआ करते थे, मतदान की उम्र होती थी 21 वर्ष, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने इसे घटा करके वर्तमान में मतदान की उम्र कितनी कर दी है भाई, 18 वर्ष कर दी है। और इसको किया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1988 से, और ये जो लागू हुआ था 1989 से, 1989 से लागू हुआ। तो ये बात भी पूछी जाती है कि किस व्यक्ति ने कहा था कि वयस्क मताधिकार से चुने हुए व्यक्ति भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे, तो ये पंडित नेहरू का कथन है। और जिसका मतलब ये था कि एक उम्र होगी जिसमें लिंग का, जाति का, वर्ग का, धर्म का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, बल्कि सबको मतदान देने का मतदान देने का अधिकार होगा, और जिनकी उम्र होगी भाई 21 वर्ष की, जिसे आगे चल करके कितना कर दिया गया भाई, 18 वर्ष कर दिया गया था। ये बात 1938 के बाद में हम सबको पता है कि भाई अगले साल यानी कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, और अंग्रेजों ने भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। पहले विश्व युद्ध की जो कमियां थीं, जो अंग्रेजों ने हमारे साथ गलत किया था, हमारे लिए कुछ करने के लिए बोलते थे लेकिन उन्होंने धोखा दिया था, तो दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय तैयार नहीं हुए अंग्रेजों की ये बात मानने के लिए, और इसी वजह से भारतीयों ने मना कर दिया कि वो सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल नहीं होंगे। तो अंग्रेज भारतीयों को खुश करने के लिए कुछ बातें करना शुरू करेंगे, और उन्हीं बातों में से एक चीज थी जिसका नाम था 8 अगस्त। 8 अगस्त 1940। उस समय पर भारत के वायसराय हुआ करते थे, उनका नाम था लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो नाम के उस समय पर वायसराय हुआ करते थे, और लॉर्ड लिन लिथगो ने क्या किया था, 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसका नाम था अगस्त रेजोल्यूशन, यानी कि अगस्त प्रस्ताव। और इस अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने भारतीय संविधान की मांग को स्वीकार किया। यानी कि अगर सवाल कभी पूछा जाए कि भारतीय संविधान की मांग पहली बार कब स्वीकार की गई थी, तो वो की गई थी 1940 में। यानी कि भारतीय संविधान की मांग जो एक्सेप्ट हुई थी वो हुई 1940 में, और उस प्रस्ताव का नाम था, जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव, यानी कि अगस्त रेजोल्यूशन। अब इसमें अंग्रेजों ने, तो अगर सवाल आपको याद रखना हो तो सबसे पहले 1895 में संविधान की मांग वीजी तिलक ने की थी, और इस भारतीय संविधान की पहली बार मांग स्वीकार की गई थी, उसका नाम था अगस्त प्रस्ताव, और जो समय था वो था 1940। कई बार सवाल पूछ लेता है कि उस समय वायसराय कौन थे या कौन प्रस्ताव लेकर के आया था, तो उनका नाम था लॉर्ड लिन लिथगो। आगे चल करके भारतीयों को और ज्यादा खुश करने के लिए 22 मार्च 1942 को 22 मार्च 1942 को अंग्रेजों ने एक मिशन भारत में भेजा था, और उसका नाम था भाई क्रिप्स मिशन। आगे चल करके एक मिशन भेजा जिसका नाम था क्रिप्स मिशन, और ये क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए, भारतीयों को संविधान देने के लिए, भारतीयों को संविधान सभा बनाने के लिए इस प्रस्ताव को भेजा था। तो इस क्रिप्स मिशन को पढ़ने से पहले एक बात हम लोग समझेंगे। दरअसल हमको ये बात समझ में आ गई कि भारतीय संविधान की मांग कब से शुरू हुई थी, 1895 से लेकर के, और इस संविधान की मांग को कब स्वीकार किया गया था, 1940 में, 1940 में। इसके बाद में एक बात और समझेंगे, और उसका नाम होगा संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग, यानी कि डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो भारतीय संविधान सभा की मांग अगर कभी पूछे तो 1934 में, 1934 में संविधान सभा की पहली मांग की थी। उनका नाम था MN रॉय साहब, यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय साहब ने पहली बार भारतीय संविधान सभा की मांग को प्रस्तुत किया 1934 में। और ये MN रॉय कौन थे, तो याद रखना है, भारत में साम्यवादी विचारक हैं, साम्यवादी कम्युनिस्ट थिंकर हैं, समाजवादी विचारों को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। पहली बार इन्होंने 1934 में ये कहा कि एक संविधान सभा बननी चाहिए जो भारतीय संविधान का निर्माण करे। तो अगर कभी सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की मांग पहली बार किसने की थी, तो 1895 में ये मांग की थी बाल गंगाधर तिलक साहब ने,
और अगर सवाल पूछे कि संविधान सभा की पहली बार मांग किसने की थी, तो 1934 में, और ये मांग थी एमएन रॉय साहब की। एमएन रॉय साहब के बाद में संविधान सभा की एक मांग और हुई थी, और वो मांग थी 1939 में, यानी कि 1939 में। जो कांग्रेस थी, इस कांग्रेस की जो डिमांड थी संविधान सभा की, उस संविधान सभा की मांग को, यानी कि संस्था है जिसने संविधान सभा की मांग की, उसका नाम है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस की इस संविधान सभा की मांग को पहली बार 1939 में प्रस्तुत किया था, उनका नाम था सी राजगोपालचारी। और ये राजगोपालचारी, ये व्यक्ति वही है जो आगे चल करके आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में बने। पहले भारतीय थे जो आजाद भारत के पहले भारतीय, और अंतिम भी रहे, क्योंकि इसके बाद में भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र की जगह ले लेते हैं। इस वजह से पहले भारतीय व अंतिम भारतीय जो गवर्नर जनरल बने, उनका नाम है सी राजगोपालचारी। कभी मैं आपको कहानी बताऊंगा कि ये भारत के राष्ट्रपति बनने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई इतिहास में कि ये बेचारे नेहरू के अच्छे दोस्त होने के बावजूद भी ये भारत के क्या नहीं बन पाए भाई, राष्ट्रपति नहीं बन पाए। ये चीज तो कहने का मतलब यह है कि संविधान की पहली मांग 1895 में बीजी तिलक ने की थी। संविधान सभा की पहली मांग एमएन रॉय ने की थी 1934 में। लेकिन अगर पूछे कि कांग्रेस ने संविधान की मांग कब की है, तो 1936 में प्रस्ताव पारित हुआ था, 1938 में नेहरू लेकर के आए थे। और अगर कांग्रेस की संविधान सभा की मांग देखेंगे तो 1939 में, और लेकर के आए थे सी राजगोपालचारी ने। सी राजगोपालचारी की आपको एक बात याद रखना है, जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, यानी कि सी राजगोपालचारी। अब ये जो सी राजगोपालचारी हैं, इनके बारे में याद रखना, इन्होंने कहा संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के अनुसार चुने जाएंगे, ये बात इन्होंने कही। आपने कहा सर इससे पहले भी आप वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, तो आप समझ लीजिए, दरअसल एक नेहरू जी हैं। नेहरू जी ने 1938 में, जिस समय पर इन्होंने संविधान की मांग प्रस्तुत की थी, और ये बात मैं कर रहा हूं 1939 में, जब संविधान सभा, यानी कि वहां पर संविधान शब्द है, यहां पर संविधान सभा है, और दोनों कथन अलग अलग हैं। अगर सवाल पूछा जाए कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के अनुसार होगा, ये पंडित नेहरू का कथन है, या इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान का जब निर्माण होगा तो चुने हुए लोग वयस्क मताधिकार से आएंगे, वो पंडित नेहरू का कथन है। लेकिन जो संस्था के बारे में, यानी कि जिसने संविधान सभा का इस्तेमाल किया था, अगर ये शब्द आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है ये सी राजगोपालचारी का है, यानी कि संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के अनुसार चुने जाएंगे, ये कथन सी राजगोपालचारी का है। और अगर पूछा जाए कि संविधान को बनाने वाले लोग वयस्क मताधिकार से आएंगे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। अब ये जो संविधान सभा की मांग थी, हमने देख लिया कि भारतीय संविधान की जो पहली बार स्वीकार किया गया अंग्रेजों द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव में, उसी तरह से मैं बात कर रहा था 1942 आया 1942, और 1942 में 22 मार्च को एक मिशन भारत पहुंचा था, और उस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। इसके अध्यक्ष हुआ करते थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स भारत पहुंचे, इन्होंने एक रिपोर्ट ही प्रस्तुत की कि वो भारतीयों के लिए कैसे काम करने वाली है। इसमें डोमेनियन स्टेटस की बात की जाएगी, स्पष्ट रूप से भारतीय विभाजन के बारे में बात नहीं होगी। इस वजह से कांग्रेस ये कह करके इस रिपोर्ट को नकार देगी कि आप इसमें स्पष्ट रूप से ये नहीं कह रहे हो कि भारत का विभाजन करेंगे या नहीं करेंगे, और दूसरा, हम अंग्रेजों से जब पूर्ण स्वतंत्रता मांग रहे हैं तो आप डोमेनियन की बात क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस इस वजह से इस रिपोर्ट को नकार देगी। वहीं मुस्लिम लीग यह कहते हुए नकार देगी कि आपने स्पष्ट रूप से ये नहीं बोला है कि आप भारत का विभाजन करने वाले हो, यानी कि आपको स्पष्ट बोलना चाहिए कि भारत का विभाजन आप करेंगे। ये नहीं बोला था क्रिप्स मिशन ने, इसी वजह से मुस्लिम लीग ने भी इस रिपोर्ट को नकार दिया और कांग्रेस ने नकार दिया।
और इनके बारे में कुछ कथन भी बोला जाता है, और वो कथन है इसी रिपोर्ट के लिए गांधी जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, उसको बोला था उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने कहा था क्रिप्स मिशन के लिए, ये बात आपको याद रखना है। और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के लिए पोस्ट डेटेड चेक इस वजह से इस्तेमाल किया था क्योंकि गांधी ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस यानी कि आधी आज़ादी की मांग तो हम पहले कर रहे थे, लेकिन 1929 के बाद अब हमारा जो सिनारियो है चेंज हो गया है। अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, और डोमिनियन स्टेटस से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से चेक की डेट निकल जाने पर कोई महत्व नहीं रखता, उसी तरह से डोमिनियन स्टेटस की डेट निकल चुकी है, अब हमारे लिए ये कोई महत्व नहीं रखती। दूसरी तरफ नेहरू जी ने इस रिपोर्ट के बारे में कहा कि यह एक प्रकार का ऐसा है जैसे दिवालिया बैंक है। दिवालिया बैंक का मतलब होता है कि एक ऐसा बैंक जो कह रहा है आपको लोन देगा, लेकिन बैंक खुद ही दिवालिया हो गया है, उसके पास में खुद भी पैसे नहीं हैं। जिसके पास खुद पैसे ना हो और वो कहे आपको कि मैं लोन दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि उसका अस्तित्व ठीक नहीं है और वह इस स्थिति में नहीं है कि वह आपको लोन दे सके। तो नेहरू के कहने का मतलब यह था कि अंग्रेज कंडीशन स्थापित कर रहे हैं देश की स्वतंत्रता के लिए, जबकि ब्रिटेन की हालत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खुद ही खराब हो गई है, यानी कि खुद की शक्ति अब बची नहीं है, और वो शर्तों पर कह रहे हैं कि भारत को क्या करेंगे भाई, आजाद करेंगे। इस वजह से नेहरू जी ने दिवालिया बैंक का इस्तेमाल किया था। इसके बाद में क्रिप्स मिशन की जो खास बात थी, पहली बार जो हमारा खास इससे निकल करके आएगा, यानी पहली बार क्रिप्स मिशन से, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। यानी कि क्रिप्स मिशन हमारे संविधान निर्माण के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारतीय संविधान सभा की मांग पहली बार स्वीकार हुई थी। क्योंकि कई बार बच्चा ये गलती कर देता है कि दरअसल कैबिनेट मिशन की वजह से संविधान सभा का निर्माण हुआ, तो वही पहली बार अंग्रेजों द्वारा स्वीकार की गई प्रक्रिया होगी। लेकिन याद रखना है, संविधान सभा को स्वीकार किया गया था 1942 के क्रिप्स मिशन से। यानी कि आपके दो सवाल यहाँ पर बनेंगे। एक सवाल ये बनेगा कि संविधान की मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया था, तो 1940 में। अगर आपसे प्रस्ताव पूछे तो आपको कहना है अगस्त प्रस्ताव से पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान की मांग को स्वीकार किया। संविधान की पहली मांग अगर पूछे तो आपको याद रखना है 1895, उनका नाम था वीजी तिलक साहब। इसके बाद में अगर शब्द आ जाए संविधान सभा, संविधान सभा का मतलब आज की सरकार की तरह समझ लीजिए। जिस सरकार को हम चुन करके भेजते हैं वो हमारे लिए विधि निर्माण करती है, वैसे ही संविधान सभा में लोग गए थे, जिसको हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। और इन्होंने भारतीय संविधान का क्या किया था भाई, निर्माण किया था। तो ये जो संविधान सभा है भाई, इस संविधान सभा को 1942 में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था और उसका नाम था क्रिप्स मिशन। इसके बाद में जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, ये जो अगस्त प्रस्ताव है, इस अगस्त प्रस्ताव से संविधान की मांग स्वीकार की गई थी, और जिसमें 1895 से लेकर के मांग चली। कांग्रेस की तरफ से संविधान की मांग 1938 में पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया, और यह भी कहा कि जो लोग संविधान बनाएंगे वयस्क मताधिकार से चुने जाएंगे। उसी तरह से क्रिप्स मिशन में भी क्या किया गया था, कथन कहा गया था कि भाई संविधान सभा बनेगी जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। पहली बार संविधान सभा की मांग की थी एम.एन. रॉय ने 1934 में। 1939 में इस मांग को अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया था, जो कांग्रेस की ही मांग थी, सी राजगोपालचारी ने। और राजगोपालचारी ने कहा था कि जो लोग संविधान सभा के जो सदस्य होंगे, जिनको संविधान बनाना है, वो वयस्क मताधिकार से चुने जाएंगे, ये बात। इसके बाद में एक बात और जिससे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, 1945 में, यानी कि 4 जून 1945, और दरअसल क्या था कि उस समय पर भारत के वायसराय हुआ करते थे, उनका नाम था लॉर्ड वेवल। और लॉर्ड वेवल ने एक योजना प्रस्तुत की थी जिसका नाम था वेवल योजना। तो लॉर्ड वेवल ने एक योजना दी जिसका नाम था वेवल योजना,
और ये योजना आई थी 4 जून 1945 को, 1945 को इस आदमी ने प्रस्तुत किया। पहली बात इसने क्या किया था कि जो केंद्रीय सरकार थी, इस केंद्रीय सरकार में कहा कि इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया जाएगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि सारे राजनीतिक दल आपस में बैठ करके तय करेंगे कि भारत की स्वाधीनता किस तरीके से निर्धारित की जाएगी। और तीसरा कहा गया था कि यहीं से निकल करके आएगा कि हमको ये राजनीतिक दल बताएं कि संविधान का निर्माण कैसे होगा, इसके बारे में भी चर्चा कर लें। यानी कि बैबल योजना सभी राजनीतिक दलों को, भारतीय राजनीतिक दलों को एक मंच पे लेकर के आना था और उनसे बातचीत करके ये कहना था कि देखो भाई, भले ही अभी पूर्ण आज़ादी का माहौल ना बन पाया हो, लेकिन आप केंद्रीय सरकार में पार्टिसिपेट कर लीजिए। दूसरा ये कहा गया था कि राजनीतिक जो दल हैं वो राजनीतिक दल तय करेंगे कि आज़ादी का स्वरूप क्या होगा। और तीसरा ये कहा कि संविधान का निर्माण किस तरीके से किया जाएगा। ये बातें रखी गई थी बैबल योजना पर। अब ये जो बैबल योजना है 4 जून 1945 को प्रस्तुत कर दी लॉर्ड बैबल ने। इसके बाद में इस बैबल योजना पर चर्चा के लिए, यानी कि जो बैबल योजना थी, इस बैबल योजना पर चर्चा हुई और ये चर्चा हुई थी भाई 25 जून 1945 से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक, यानी कि 25 जून 1945 से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक शिमला में बैठक हुई थी और इसको नाम दिया गया था, उसका नाम है शिमला वार्ता। यानी कि इसका नाम रखा गया शिमला कॉन्फ्रेंस। यानी कि बैबल योजना पर जो चर्चा हुई थी उसका नाम था शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला वार्ता। एक और शिमला एग्रीमेंट आता है भाई, शिमला समझौता। और अगर शिमला समझौता समझना है तो आगे चल करके कभी डिस्कस करेंगे। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, इंदिरा गांधी ने ये समझौता किया था शिमला में। दरअसल 1971 का हमको पता है कि भारतीय सेना ने क्या कमाल दिखाया था। इंदिरा गांधी दुर्गा बन गई थी और 3 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था और 14 दिसंबर 1971 को 93,000 सैनिकों के हथियार डलवा दिए थे। यानी कि हमने सिर्फ बांग्लादेश को 9 दिन में पैदा किया था। हमने क्या, भारतीय सेना ने कमाल कर दिया 11 दिनों में, है ना। वैसे 9 महीने लगते हैं। गजब का मतलब साहस, भारतीय सेना जैसा साहस तो दुनिया में देखने को ही नहीं मिलता है। तो गजब का साहस है और उनके साहस की तो दुनिया भर में मिसालें दी जाती हैं। जो भारतीय सेना के सामने खड़े होने की हिम्मत करते हैं, उनका वो हस्र करती है कि जा करके कभी पूछिए जो हमसे कभी लड़े। तो उस पर कभी चर्चा करेंगे कि क्या क्या बातें शिमला समझौता पे हुई थी। लेकिन अभी हम आते हैं शिमला वार्ता पर। तो ये जो शिमला वार्ता है ये बैबल योजना पर बातचीत होनी थी, बैबल योजना पर चर्चा है। इसमें सारे राजनीतिक दल पहुंचे। एक खास बात जो आपको याद रखना है, कांग्रेस पर मुस्लिम लीग आरोप लगाती थी कि कांग्रेस हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन बैबल योजना पर चर्चा के लिए कांग्रेस इस मोटिव से बाहर निकलना चाहती है कि उन पर जो टैग लगा हुआ है कि वह सिर्फ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस बहुत बड़ा दिल दिखाएगी और 6 प्रतिनिधि भेजेगी और 6 के 6 प्रतिनिधि मुस्लिम होंगे। अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद को अध्यक्षता करके भेजा जाएगा और कांग्रेस कहेगी कि जो निर्णय अबुल कलाम आजाद लेंगे वही कांग्रेस का निर्णय माना जाएगा। ये वैसी ही कहानी है जब भगवान कृष्ण गए थे पांडवों की तरफ से कि केवल 5 गांव, जब अंतिम समय आया और युधिष्ठिर तैयार नहीं हो रहा था कि उनका इंद्रप्रस्थ लौटाएगा, तो कृष्ण ने कहा था कि केवल 5 गांव वाली कहानी। और जब वो भी नहीं मिला तो फिर क्या हुआ, आज दिख ही रहा है। जब भी मर्जी होती है, आजकल तो उसको बेचारे को कटोरा लेकर के घूमना पड़ता है, दुनिया भर में मांगना पड़ता है। हाँ, कटोरा है, कटोरा भी बेच करके खा लेगा, फिर बाद में काहे में मांग के लाएगा। हाँ, आप समझ रहे होंगे। तो कांग्रेस ने सारे प्रतिनिधि अपने मुस्लिम भेजे। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अबुल कलाम आजाद साहब। अबुल कलाम आजाद साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग भी आई है, लेकिन यहां पर बड़ी विडंबना हो गई।
मैंने पिछले जो पेज था वहां पर एक बात मैंने बोली थी कि ये जो केंद्रीय सरकार होगी, जो वायसराय की परिषद होगी, जिसमें मंत्री परिषद जिसे हम आज के स्वरूप में समझ सकते हैं, इसमें भारतीयों को शामिल होना था। रक्षा मंत्री बस अंग्रेजों का होगा, भारतीयों को शामिल होना था। तो मुस्लिम लीग ने कहा, जिन्ना बोला कि जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व होगा केंद्रीय सरकार में, वो तय करने का अधिकार मुस्लिम लीग को दिया जाए। कांग्रेस ने कहा तुमको बस क्यों दिया जाए भाई, बाकी मुस्लिम प्रतिनिधि हैं और भी मुस्लिम हैं, उनको भी तो मिलना चाहिए। तो एक केंद्रीय सरकार में शामिल करने का जो विवाद था, एक वो विवाद हो गया। और दूसरा जो संविधान के आज़ादी को लेकर के कि भारत की आज़ादी कैसी होगी, इस प्रोस्पेक्टिव पर जब हमारी चर्चा होनी थी कि आज़ादी का स्वरूप कैसा होगा, हमको आज़ादी कैसे मिलेगी, इस संदर्भ पर जब हम लोग पहुंचे तो जिन्ना ने कहा कि भाई देखो, जो भी बातचीत होगी वो बातचीत होगी पाकिस्तान के निर्माण के साथ, यानी कि जब तक आप भारत का विभाजन नहीं करोगे तब तक कोई भी किसी भी तरीके की चर्चा नहीं हो सकती। और कई लोग तो बोल भी देते हैं, और जिन्ना को शायद ये बात का लगता रहा हो कि अगर भारत से पाकिस्तान नहीं बना तो उसका फोटो नहीं छपेगा नोट पर, और भाई साहब नोट पर छप करके भी कितना गिर गया कि आज वो ऊपर बैठा हुआ सोचता होगा कि अगर भारत का विभाजन नहीं कराया होता तो शायद हमारा हश्र नहीं होता। पछतावा तो होगा ही, और नहीं होगा तो और आने वाले समय में ठीक ठाक पछतावा होगा और उनको समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में आ गया ना तो छोटा भाई है, कह देंगे आ जाओ शामिल हो लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, माफ कर देंगे। तुम्हारी गलतियां तभी माफ की जा सकती हैं जब तुम ये कह दोगे कि तुमको शामिल होना है, बड़े भैया अब हमसे गलती हो गई थी, सुधार लो। अरे शामिल कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, दिलदार लोग हैं। हाँ, तो वो है ना, एक लाइन मुझे याद आती है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो लोग एक पैर से भी चलते हैं, दोनों पैर साथ दें तो और बात है, दोनों पैर साथ दें तो और बात है, ये बात। अब ये जो बैबल योजना है, बैबल योजना भी जो शिमला वार्ता है बैबल योजना पर, वो भी असफल हो चुकी है। असफलता के बाद में अब वो जो मामला था वो सेट हो गया, वो परमाणु हमला वाला शुतली बम उधर हिरोशिमा और नागासाकी में 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फेंक दिया, सुतली बम मारा, एकदम धुआं धुआं हो गया जापान में। और जैसे ही परमाणु बम गिरे और एकदम पूरी दुनिया एक्सक्लेम्ड हो गई कि परमाणु हथियार हो गए, तो जापान ने हथियार डाल दिया। उधर अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत रहा है, खुद की हालत खराब हो गई है। और परिदृश्य देखिए, ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत चुका है, विंस्टन चर्चिल लोगों से कह रहा है देखा मैं प्रधानमंत्री हूं, मैंने जिता दिया, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैंने जिता दिया। और जो यूथ है ना ब्रिटेन का, वो पूरा खत्म हो गया, पूरा युद्ध में समाप्त हो गया। तो जो वहां का बुजुर्ग है उसको पछतावा हो रहा है कि यार क्या क्या ये दुनिया भर में शासन किए, दुनिया भर से रुतबा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, धन किया, लेकिन उसको सेवन करने वाले सारे के सारे उनके लोग चले गए। तो वहां के जो बुजुर्ग बचे हुए हैं उनको खुद नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि ये औपनिवेशिक शासन क्या है, कोई खास शासन नहीं है। ब्रिटेन की हालत खराब हो चुकी है, वो भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो ये जो तमाम परिस्थितियां बनी, इन तमाम परिस्थितियों के बीच में जो उस समय के भारत सचिव होंगे ब्रिटेन में, जो एक मंत्री का पद धारण करते हैं ब्रिटिश सरकार में, उनका नाम था क्या नाम था, अरे दिमाग से मेरे निकल गया। तो उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि भाई अब भारत को क्या करना है, आजाद कर देंगे, अब बहुत लंबे समय तक भारत में शासन नहीं करना है इस वजह से। और इसी वजह से भारत में एक मिशन भेजा जाएगा जिसका नाम था कैबिनेट, सॉरी पैथिक लॉरेंस थे, मुझे याद आ गया। तो पैथिक लॉरेंस उस समय पर राज्य सचिव या भारत सचिव या भारत मंत्री थे, और पैथिक लॉरेंस ने ये घोषणा की कि हम एक उच्च स्तरीय दल भेजेंगे भारत में, और यह उच्च स्तरीय दल भारत पहुंच करके वहां पर जाकर के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पर काम करेगा। और इसी वजह से 23-24 मार्च, दरअसल आधी रात में पहुंचा था, तो 23-24 मार्च
1946 को भारत एक मिशन पहुंचा, उसका नाम था कैबिनेट मिशन। यानी कि कैबिनेट मिशन भारत आया और इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। एक का नाम था पैथिक लॉरेंस, और ये पैथिक लॉरेंस थे भाई अध्यक्ष। और इनके बारे में याद रखना है, ये राज्य सचिव या भारत सचिव या भारत मंत्री थे, यानी कि ये राज्य सचिव हैं। इसके बाद में दूसरे का नाम था ए वी अलेक्जेंडर, और तीसरे का नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 लोग, जिसमें एवी अलेक्जेंडर नेवल हेड थे, नौसेना प्रमुख है भाई, ये भी एक कैबिनेट का मंत्री दर्जा प्राप्त है, नौसेना प्रमुख है। और ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष है, ये भी कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त है, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष है। ये तीनों लोग भारत आए क्योंकि ये तीनों कैबिनेट के मंत्री थे, तीनों का दर्जा था कैबिनेट के मंत्री के बराबर दर्जा था, और इसी वजह से इस मिशन का नाम पड़ गया था, जो नाम था उसका नाम था कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन कहां पर पहुंचा? भारत पहुंचा 23-24 मार्च 1946 को। अब आगे चल करके क्या हुआ? आगे चल करके 16 मई 1946 रिपोर्ट सबमिटेड बाय कैबिनेट मिशन, यानी कि रिपोर्ट ऑफ कैबिनेट मिशन सबमिटेड ऑन 16 मई 1946 में, यानी कि कैबिनेट मिशन ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, कैबिनेट मिशन ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब ये जो रिपोर्ट आई थी, ये जो कैबिनेट मिशन की भाई रिपोर्ट है, इसमें सबसे पहली बात, खास बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको और अच्छे से सेगमेंट को लेंगे और चीज़ों को और करने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको प्रीलिम्स में कोई दिक्कत ना आने पाए, और जो भी आपसे संविधान सभा के सवाल बने वो आप आसानी से कर पाएं। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, फैक्चुअल में पूछा जा रहा है, तो वो चीज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो कैबिनेट मिशन ने अपनी क्या की थी भाई, रिपोर्ट प्रस्तुत की। सबसे पहली रिपोर्ट में क्या कहा कि भैया एक संविधान सभा का निर्माण होगा, यानी कि संविधान सभा बनेगी और जिसका काम होगा भारत के संविधान का निर्माण, यानी कि ये भारत के संविधान का निर्माण करेगी। अगर सवाल पूछा जाए कि पहली बार संविधान सभा की मांग कब स्वीकार की गई थी, क्रिप्स मिशन। इसके बाद में आगे चल करके दूसरा मिशन आया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन ने कहा कि एक संविधान सभा बनेगी जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी, और इसी ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, यानी कि इसी संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो 2 सवाल, अगर पूछे कि पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार करने वाला मिशन, तो क्रिप्स मिशन हो जाएगा। लेकिन किस मिशन की रिपोर्ट पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, तो उसका नाम था कैबिनेट मिशन। दूसरा, इन्होंने कहा कि उस समय जो रियासत के सदस्य हैं, यानी कि जो रियासत के सदस्य हैं वो चाहे तो शामिल हो सकते हैं और चाहे तो शामिल नहीं हो सकते हैं, ये उनको अधिकार दिया गया। इसके बाद में तीसरी बात बोली गई, इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, 389 मेंबर होंगे। इनका डिवीजन अभी पढ़ने वाले हैं कि डिवीजन किस तरीके से हुआ। तो इसमें 389 सदस्य होंगे, और ये 389 सदस्य भारतीय संविधान का क्या करने वाले हैं भाई, निर्माण करने वाले हैं, ये बात। चौथा बोला गया कि इस संविधान सभा का एक सदस्य लगभग 10 लाख लोगों में से चुना जाएगा, यानी कि ये बोल दिया गया कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, ये भारत के होंगे और इन्हीं को भारतीय संविधान का निर्माण करना है। एक संविधान सभा का सदस्य लगभग 10 लाख लोगों में से चुन करके आएगा। इसके बाद में क्या हुआ, तो अगर आपको समझना हो कि ये 389 सदस्य, यानी कि जो टोटल मेंबर हैं जिनको भारतीय संविधान का निर्माण करना है, ये 389 सदस्य थे, टोटल 389 मेंबर। अब ये 389 सदस्यों को समझने के लिए अगर मैं आपको एक आसान भाषा में बात को समझाऊं तो ऐसे समझा सकता हूं, यानी कि जो औपनिवेशिक शासन था, यानी कि जो कॉलोनियल सिस्टम था, औपनिवेशिक अगर आप शासन देखोगे तो औपनिवेशिक शासन यानी कि जो कॉलोनियल सिस्टम है,
इस कॉलोनियल सिस्टम में जो भारत है, यानी कि जो हमारा इंडिया था, अगर उसका सिनारियो देखोगे, यानी कि उस टाइम का अगर आप भारत देखोगे, तो भारत के लिए अंग्रेजों ने, अगर एक मजाक में मैं कई बार बच्चों से कहता रहता हूं कि आज़ादी के समय लगभग हमारी जो जनसंख्या थी ना, हमारी जो पॉपुलेशन थी, वो लगभग थी 34 करोड़ के आसपास में, 34-35 करोड़ की जनसंख्या थी। और पता है अंग्रेज कितने थे? अंग्रेज थे सिर्फ 1 लाख। मतलब जो रेवोल्यूशन है वो जूते से लाया जा सकता था। लेकिन भारतीयों को कुछ इस तरीके से उन लोगों ने बांट दिया था ना, फूट डालो और शासन करो की नीति। नेहरू जी माफ कर दिए थे ना। दरअसल जितना शोषण अंग्रेजों ने भारतीयों का किया है, तो दरअसल 15 अगस्त और 26 जनवरी को कुछ उन देशों के लिए भी विपक्ष में गाने गाए जाने चाहिए थे, सुनाए जाने चाहिए थे, जितना हम पाकिस्तान के साथ में सुनाते हैं उससे ज्यादा वो भी हकदार हैं। और वो तो कहते थे इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, है ना। और मजेदार बात है, ये सब समय का खेल होता है। जिन अंग्रेजों का कभी सूरज नहीं डूबता था ना, पूरी दुनिया में शासन था, तो जिन अंग्रेजों का कभी सूरज नहीं डूबता था ना, उन वायसराय और गवर्नर जनरल की ड्रेस हमारे यहाँ बैंड वाले पहुंचते हैं। समय का कोई खेल नहीं होता, समय ही खेलता है, सबके साथ में खेलता है, समय किसी का नहीं हुआ। और मजेदार बात यह है कि इंडियंस और डॉग दोनों अलाउ हैं। समझ जाइएगा क्या बात बोल रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी जनसंख्या और इतने कम अंग्रेज भारत में शासन इसलिए कर पाए थे क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को 2 भागों में बांट लिया था। भारत का 60% हिस्सा और 40% हिस्से में डिवीजन था, क्योंकि जो 60% हिस्सा था, यानी कि 60% हिस्सा जिस पर अंग्रेज सीधे शासन करते थे, जिसको बोला जाता था ब्रिटिश भारत, और 40% हिस्सा था जहां पर राजा शासन करते थे, यानी कि रजवाड़े। तो भारत के लगभग 40% हिस्से पर राजा सीधे शासन करते थे, जो महारानी के अधीन हुआ करते थे, और 60% हिस्से पर वायसराय शासन करता था, और सीधे अंग्रेजों का तो वो ब्रिटिश शासन। तो कहने का मतलब मैं फिर और समझा रहा हूं कि जो भारत है हमारा, इस भारत को जब 2 भागों में बांट रखा है, तो एक इन्होंने बांटा जिसका नाम था ब्रिटिश भारत, और ये ब्रिटिश भारत था 60% पार्ट पर, और दूसरा था रियासतें यानी कि रजवाड़े, और रियासतें थी लगभग 60% हिस्से पर। ब्रिटिश भारत को अंग्रेजों ने जो 60% हिस्सा था उसको 2 भागों में बांट रखा था। एक कहलाते थे प्रांत, प्रांत जिनको अब हम राज्य बोलने लगे हैं। कई देशों में प्रांत भी बोला जाता है, कनाडा में प्रांत ही राज्य को बोलते हैं, और अमेरिका में स्टेट बोला जाता है। तो भारत ने जो राज्य शब्द लिया वो अमेरिका से लिया, और अंग्रेजों के समय उन्हें प्रांत बोला जाता था, यानी कि स्टेट बोलते थे। और दूसरा है कमिश्नरी, जहां पर कमिश्नर बैठता था उसको कमिश्नरी, और जहां पर गवर्नर बैठता था उसको प्रांत बोला जाता था। तो कमिश्नरी यानी कि 2 हिस्से डिवाइड थे, और प्रांत जिसमें 11 प्रांत हुआ करते थे आज़ादी के समय पर, और कमिश्नरी हुआ करती थी 6। कई किताबों में 4 लिखा हुआ है, लेकिन 6 हुआ करती थी। एक का नाम है बलूचिस्तान, दूसरी का नाम है दिल्ली, तीसरी का नाम है कुर्ग जो आपके कर्नाटक में है, और 3 राजस्थान में हुआ करती थी। एक का नाम है अजमेर, एक का नाम है मेवात, और तीसरी का नाम है मेवाड़। ये 3 कमिश्नरी राजस्थान में हुआ करती थी। बलूचिस्तान इस समय पर पाकिस्तान में है, ये वाला हिस्सा। तो इस तरीके से अंग्रेज क्या करते थे, शासन करते थे। अब हमको ये बात समझनी है, अब जो ये 389 सदस्य, यानी कि टोटल कितने सदस्य किए गए भाई, 389 मेंबर, और ये जो 389 सदस्य हैं इनको 2 भागों में बांटा गया था। एक भाग हुआ करता था जिसको बोलते थे भाई ब्रिटिश भारत, और कैबिनेट मिशन ने कहा कि ब्रिटिश भारत 60% हिस्से से जो टोटल सीटें आएंगी वो आएंगी 296, 296 सीटें होने वाली हैं, जिनमें से एक तरफ होंगे भाई स्टेट, और जो स्टेट का मतलब हुआ करता था, यहाँ से कहा गया कि 292 सीट्स आएंगी, और दूसरा इन्होंने कहा कि होंगी कमिश्नरी, कमिश्नरी, और कमिश्नरी से जो सीटें आने वाली हैं वो आएंगी 4।
यानी कहने का मतलब ये है कि जो मैंने इधर लिखा था 1 2 3 और यहां से 1 मिला करके टोटल 4 सीटें यहां से आनी थी। तो 296 में से राज्यों से 292 और कमिश्नरी से कितनी सीटें भाई? 4। दूसरा है भाई रियासतें, और ये जो रियासतें हुआ करती थी, यानी कि जो ये रियासतें हैं, ये रियासतें वो हुआ करती थी लगभग थी 567, और भारत में आजादी के बाद इन पर विलय हुआ 552 का। तो ये जो 567 रियासतें हुआ करती थी 567, अभी क्योंकि डिवीजन नहीं हुआ है, 1946 की बात चल रही है, भारत का विभाजन हुआ है 3 जून 1947 को, तो इस वजह से अभी हम अखंड भारत जो पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ उससे पहले का सिनारियो, डिवीजन से पहले का समझ रहे हैं। 567 रियासतें, और वहां से कहा गया कि 93 जो सीट्स हैं वो सीटें आएंगी। एक बात खास आपको याद रखना है कि भारत की जो आज़ादी है उसके लिए एक खास बात यह है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन में जो नए प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। उन्होंने घोषणा की कि भारत को 30 जून 1948 तक हम आज़ाद कर देंगे। लेकिन भारत का जो सिनारियो चेंज हुआ तो उससे पहले अंग्रेजों ने तय किया कि जाएंगे, और इसी वजह से 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना प्रस्तुत कर दी, और माउंटबेटन योजना से भारत का क्या हो गया था? डिवीजन हो गया। और जब डिवीजन हो गया तो प्रस्ताव आया भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947, अंग्रेजों ने प्रस्तुत किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में जो पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को, और इसने कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होगा और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। वो टाइम का है क्योंकि भारत में टाइम आधा घंटा पहले चेंज हो जाता है, तो जब आधा घंटा पहले चेंज हो गया तो भारत में जब 15 अगस्त हो गया तो पाकिस्तान में अभी भी कितना था भाई? 14 अगस्त था। इस वजह से ये डेट मिसमैच हुई। और बताया जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि ब्रिटिश संसद में इतने ऐतिहासिक ऐसे विधेयक, किसी भी विधेयक पर अब तक जितने भी ऐतिहासिक विधेयक आए थे उन विधेयकों में से भारत स्वाधीनता अधिनियम ऐसा विधेयक था जिसे इतनी जल्दी फौरी तौर पर त्वरित ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। यह ऐतिहासिक घटना थी अपने आप में, और जाना ही था। हमारे यहाँ के बड़े साहसिक लोग थे कि जिनके नाम हम गौरव से ले सकते हैं, और इन सबके पुरोधा, इन सबका वृक्ष वो मोहनदास करमचंद गांधी। कभी बात करेंगे क्या महान व्यक्ति दुनिया को हमने दिया। हमने गांधी, बौद्ध, बुद्ध, क्या क्या नहीं दिया। दुनिया हमारा एहसान मानेगी, इस बात पर कभी हम चर्चा करते रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 3 जून 1947 को क्या हुआ था कि भारत का डिवीजन हो गया था। और इसके बाद में 2 घटनाएं आपको याद रखनी है। 2 घटनाएं कौन सी याद रखनी है? दरअसल हुआ क्या था, 26 जुलाई 1947 को भारत का विभाजन 3 जून 1947 को हुआ है, और जो 26 जुलाई 1947 है ये विभाजन हुआ था संविधान सभा का विभाजन। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा पाकिस्तान की किस दिन बनी थी तो 26 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा से क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। एक बात और याद रखना है, पाकिस्तान की जो संविधान सभा है वो पहली बार बैठी थी 31 अक्टूबर 1947, यानी कि पाकिस्तान के संविधान सभा के सदस्य जब 31 अक्टूबर 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक हुई तब पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य शामिल नहीं हुए, लेकिन तय हुआ था 26 जुलाई 1947 को कि पाकिस्तान की अलग संविधान सभा होगी। तो जब डिवीजन हो गया भाई, विभाजन हो गया, तो इन 389 सदस्यों का भी भाई डिवीजन हुआ, और ये डिवीजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि कुछ सदस्य भारत गए थे और कुछ सदस्य पाकिस्तान। भारत में ये सदस्य आए 299, और यहाँ पर जो सदस्य आए थे वो सदस्य आए थे 90। तो 90 पाकिस्तान को मिले, 299 भारत को मिले, और भारत में जो प्रांत थे उन प्रांतों से जो सदस्य आए थे वो थे 229, और जो रियासतें थी इन रियासतों से, जो रियासत है इन रियासतों से सदस्य आए थे 70। तो ये बात आपको याद रखना है कि भारत का जो डिवीजन हुआ है वो हुआ है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना से। चर्चा करेंगे इन पर, बहुत सारी चर्चा होती रहेगी हमारी।
और अगर पूछे कि संविधान सभा का विभाजन कब हुआ था, तो 26 जुलाई 1947 को। जिस तरीके से पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उसी तरह से 31 अक्टूबर 1947 को जब भारतीय संविधान सभा बैठी, तो इसमें पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसके बाद में जब ये सदस्य का डिवीजन कर दिया गया, तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन। और ये निर्वाचन हुआ था जुलाई अगस्त 1947। जुलाई अगस्त 1947 को संविधान सभा के सदस्यों का क्या हुआ भाई, निर्वाचन हुआ। और ये जो निर्वाचन आयोजित हुआ कब हुआ था भाई, जुलाई अगस्त 1947 कह रहा हूं, 1946 में, 1946 में इसका चुनाव आयोजित हुआ। और ये जो निर्वाचन है इसको दो तरीके से समझेंगे, यानी कि ब्रिटिश जो भारत के सदस्य थे, ब्रिटिश भारत के सदस्य जो कितने थे भाई, 296, और दूसरा है रियासतों के सदस्य, कितने थे भाई, 93। और 93 का किस तरीके से निर्वाचन हुआ, तो याद रखना है ये सीधे राजाओं द्वारा मनोनीत थे, राजाओं द्वारा मनोनीत। एक समिति बनी और इस समिति को मनोनीत करना था, लेकिन राजा स्वयं को अपने आप को संविधान सभा में मनोनीत करके लेकर के आ गए थे। इनका हुआ था भाई अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इनको समझने के लिए राज्यों में इस समय जो एमएलए होते हैं, उसी तरह से 1919 के अधिनियम के आधार पर अंतिम बार भारत में चुनाव आयोजित हुए थे 1945 में। और 1945 में जो राज्यों की प्रांतों की विधानसभाओं में सदस्य चुन करके आए थे, उन्हीं सदस्यों ने ब्रिटिश भारत के सदस्यों को चुना था। यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन में इन सदस्यों को प्रांत की विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुना गया। और इसी वजह से कहा जाता है कि भारतीय संविधान सभा पूरी तरह से ना तो निर्वाचित थी और ना पूरी तरह से मनोनीत थी। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल याद रखना है कि भागतः निर्वाचित थी और भागतः मनोनीत थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड, यानी कि भागतः निर्वाचित थी और भागतः मनोनीत थी। और ये जो निर्वाचन हुए थे, इस निर्वाचन में 15 वुमेन थी, 15 महिलाएं थी। जब विभाजन हो गया तो महिलाओं की संख्या बची थी 12। इसमें जो एसटी के सदस्य थे उनकी संख्या 33 थी, जो एससी के सदस्य थे उनकी संख्या हुआ करती थी 28। ये बात आपको याद रखना है। अंबेडकर पहली बार जो बंगाल है वहां से, बंगाल विधानसभा से चुन करके आए थे, लेकिन उनका जो क्षेत्र था योगेंद्रनाथ मंडल, जिनको बड़ा बुरा जिनके साथ में हुआ, कभी मैं कहानी बताऊंगा उनके साथ में, बड़ा जिन्ना ने बड़ा उनको क्या कर दिया, मोटिवेट ज़्यादा हो जाते हैं ना, कई बार बहुत ज़्यादा मोटिवेट मसक देते हैं और आदमी गलत कर बैठता है। वही योगेंद्रनाथ मंडल के साथ में हुआ। तो योगेंद्रनाथ मंडल की वजह से जो सिलचर वाला इलाका था जन्म संग्रह की वजह से पाकिस्तान चला गया। तो फिर दूसरी बार जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं वो चुन करके आए थे। मुंबई जो विधानसभा है, मुंबई क्षेत्र से चुन करके आए थे। ये बात आपको याद रखना है। गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और जो 296 सदस्यों के निर्वाचन हुए थे, इसमें कांग्रेस 213 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 208 जीत करके आई थी। मुस्लिम लीग 79 पर चुनाव लड़ी थी, जीत करके 73 आई थी। और 15 सदस्य अदर्स के थे, यानी कि अन्य सदस्य थे। इस तरीके से भारतीय संविधान सभा बन करके क्या हुई थी भाई, तैयार हुई थी। यानी कि भारतीय संविधान सभा जो बन करके तैयार हुई, वो तैयार हुई थी जुलाई अगस्त 1946 में। और इसके बाद में इसका जो गठन है, यानी कि संविधान सभा का गठन कर दिया गया। संविधान सभा का जो गठन था, ये गठन कर दिया गया 6 दिसंबर 1946 को। और इसी ने फिर क्या किया था, भारतीय संविधान का निर्माण किया था। यानी कि जो भारतीय संविधान बना
उस भारतीय संविधान का जिसने निर्माण किया था उसका नाम था संविधान सभा, जिसका गठन हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि इसने भारतीय संविधान का गठन कैसे किया, यानी कि अब हमारे पास में आ गई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा। अब संविधान सभा के लिए हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।